हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संप्रेषण की बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का काफ़ी काम आने वाला है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने इसमें जो क्लास की बात अगर हम लोग करते हैं इसमें अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासों को कर लिया है। ये हम लोगों की चौथी नंबर की क्लास रहने वाली है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में आप लोग पीछे जो क्लासें मैंने की हुई हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने किन किन बातों पर चर्चाएँ की हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को प्रतिपुष्टि के बारे में बताया था कि प्रतिपुष्टि होती क्या है, प्रतिपुष्टि होती क्या है, प्रतिपुष्टि की विधियां कितनी होती हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। विधियां 3 होती हैं। प्रतिपुष्टि जो है उसकी 3 विधियां होती हैं कि आमने सामने संप्रेषण करना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं जिसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं लिखित संप्रेषण की जिसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये 3 विधियां मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई हुई थी और ये आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को रिवीजन हो जाए कि आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रभावी जो प्रतिपुष्टि है कुशलता को विकसित करने, अगर हम लोगों को प्रभावी जो प्रतिपुष्टि देनी है, फीडबैक देनी है, तो उसके सुझाव क्या क्या हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था कि उनके बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें की हुई थी। तो प्रतिपुष्टि जितनी प्रभावी होगी उतना ही संप्रेषण अच्छा माना जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। तो मैंने आप लोगों को जो सुझाव बताए थे वो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि निश्चित आचरणों पर केंद्रित होनी चाहिए, कि जो बिहेवियर होना चाहिए वो उसमें एक फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर पर हम लोगों को रखना चाहिए। उसके बाद अव्यक्तिगत प्रतिपुष्टि रखनी चाहिए। अव्यक्तिगत का मतलब हमें व्यक्तिगत पर्सनल बातें नहीं करनी है, हमें इस प्रकार से बात करनी है कि जिससे सभी का भला हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि लक्ष्य साध प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य को केंद्रित करती हुई प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। मतलब बात कुछ पूछी गई है और आप जवाब कुछ दें, इस प्रकार की प्रतिपुष्टि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सही समय पर प्रतिपुष्टि देनी चाहिए कि मतलब टाइम पीरियड एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सुनिश्चित समझना चाहिए, समझने में आसानी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना चाहिए। और यहीं तक मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था और ये क्लास नंबर हम लोगों ने 3 में ये सब बातें की हुई थी। अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं अगर हम लोग आज की क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो प्रभावी प्रतिपुष्टि है उसको कुशलता को विकसित करने में हम लोगों को क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रभावी जो प्रतिपुष्टि है सो जो कुशलता को विकसित करने के जो सुझाव हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया हुआ है कि प्रतिपुष्टि जितनी ही प्रभावी होगी संप्रेषण प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। ये बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हुई हैं। और ये अगर हम लोग बात करते हैं तो निश्चित आचरणों पर केंद्रित होनी चाहिए, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हुई है। अव्यक्तिगत होनी चाहिए, प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए, अव्यक्तिगत होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सुनिश्चित समझना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि लक्ष्य साध प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लक्ष्य साध प्रतिपुष्टि रखनी चाहिए, तो मतलब मैंने आप लोगों को लक्ष्य केंद्रित बताई थी। तो यही 2 बातें दोबारा से लिख गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को ये बातें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो संप्रेषण का जो है अगर हम लोगों ने टैगलाइन की भी बात करते हैं तो संप्रेषण के क्षेत्र की बात हम लोग करने वाले हैं और प्रभावी जो संप्रेषण है उसको किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आज कराने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि संप्रेषण का जो क्षेत्र होता है, संप्रेषण मतलब कि स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्यावसायिक जो है अगर हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संस्थानों में प्रायः 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। यहाँ पर ये संप्रेषण लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। अब कौन कौन सा संप्रेषण होता है, तो एक को कहते हैं हम लोग आंतरिक संप्रेषण कहते हैं और दूसरे को कहते हैं बाह्य संप्रेषण। तो 2 प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है अगर हम लोग बात करते हैं तो एक को कहते हैं हम लोग आंतरिक संप्रेषण, एक को क्या कहते हैं आंतरिक संप्रेषण इंटरनल कम्युनिकेशन, और एक को कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक को कहते हैं आंतरिक संप्रेषण, आंतरिक संप्रेषण, और दूसरे को कहते हैं बाह्य संप्रेषण, बाह्य संप्रेषण। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्येक संस्थाओं में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संप्रेषण होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक संप्रेषण और एक होता है बाह्य संप्रेषण। अगर हम लोग आंतरिक संप्रेषण संस्था के कर्मचारियों के मध्य होता है, जिसमें संदेशों, सूचनाओं, निर्देशों एवं सुझावों का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब जो आंतरिक संप्रेषण है उसमें जो कर्मचारियों के मध्य बातचीत होती है या कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम लोग आंतरिक संप्रेषण कहते हैं। आंतरिक संप्रेषण में होता क्या है कि जिसमें संदेश होते हैं, सूचनाएं होती हैं, निर्देश, सुझाव आदान प्रदान किया जाता है, सुझावों का आदान प्रदान किया जाता है। आंतरिक जो संप्रेषण है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि बाह्य संप्रेषण संस्था के व्यक्तियों द्वारा बाह्य जगत, मतलब कि बाहर की बातें, बाहर के लोगों की बात, जैसे ग्राहक की बात करते हैं हम लोग, जनता की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो बाह्य जगत जैसे सरकार, विभिन्न सरकारी विभाग, ग्राहक, आम जनता एवं निवेशकों आदि के साथ किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया क्या है, थोड़ी सी बातें बताई हुई हैं कि एक तो होता है हम लोगों का, अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है आंतरिक संप्रेषण, आंतरिक संप्रेषण होता है, एक आंतरिक संप्रेषण होता है। इसमें कौन लोग आते हैं, तो इसमें इसमें कौन लोग आते हैं, तो इसमें संस्था के कर्मचारी लोग आते हैं, संस्था के कर्मचारी लोग आते हैं। और दूसरा जो संप्रेषण होता है, दूसरा जो संप्रेषण का जो प्रकार है उसे कहते हैं बाह्य संप्रेषण। और बाह्य संप्रेषण में अगर हम लोग बात करते हैं, बाह्य संप्रेषण में कौन लोग आते हैं, तो बाहरी लोग आते हैं। बाह्य संप्रेषण में कौन लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, बाहरी लोग। अब बाहरी लोग कौन है, संस्था के कौन है, तो आप कहेंगे कि जनता है बाहरी, क्योंकि जनता बाहर रहती है, कर्मचारी अंदर रहते हैं कंपनी के अंदर, तो बाहरी की बात करते हैं हम लोग। ग्राहक की बात करते हैं, ग्राहक बाहर के होते हैं। और अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार भी जनता की प्रतिनिधि मानी जाती है, तो इसलिए इसे भी बाह्य संप्रेषण में माना जाता है। तो संस्था में हम लोगों को अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि संस्था में जो संप्रेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक संप्रेषण जिसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और एक होता है बाह्य संप्रेषण जिसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि आंतरिक संप्रेषण जो संस्था के कर्मचारियों के मध्य होता है, जिसमें संदेशों, सूचनाओं, निर्देशों एवं सुझावों का आदान प्रदान किया जाता है, ये जो संप्रेषण होता है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो बाह्य संप्रेषण होता है वो संस्था के व्यक्तियों द्वारा बाह्य जगत, सरकार, विभिन्न सरकारी विभाग, ग्राहक, आम जनता एवं निवेशकों, इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें निवेशक कहते हैं, आदि के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें हम लोगों ने समझी और अच्छी तरीके से जानी। अगर हम लोग बात करते हैं आगे, और अगर हम लोग बात करते हैं कि संप्रेषण में ये क्या है, तो संप्रेषण में अगर हम लोग बात करते हैं, एक विशेषज्ञ हैं मार्टिन के स्टार। अगर हम लोग बात करते हैं, इनका नाम लिखना चाहते हैं तो मार्टिन, अगर हम लोग लिखते हैं तो मार्टिन के स्टार ने सर्वप्रथम मार्टिन के स्टार ने संप्रेषण
संप्रेषण की निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया है, सम्मिलित किया है। तो मार्टिन के स्टार ने संप्रेषण की निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया है। अब कौन कौन सी इन्होंने इसमें क्षेत्र के अंतर्गत शाखाएं रखी हुई हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं इनके बारे में और समझते हैं। सबसे पहली अगर हम लोग शाखा की बात करते हैं तो गणित, जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं, गणित संबंधी शाखा की बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि गणितीय पद्धति का जो विकास है वो टेलीफोन द्वारा संप्रेषण के विकास के साथ हुआ है। तो गणितीय पद्धति का जो विकास है वो टेलीफोन द्वारा संप्रेषण के विकास के साथ हुआ है। अगर हम लोग दूसरी शाखा की बात करते हैं तो दूसरी शाखा को कहते हैं मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान, जिसे हम लोग इस अवधारणा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं कि इस अवधारणा के अंतर्गत मनुष्यों की संप्रेषण के प्रति धैर्यता का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? मनुष्य की संप्रेषण के प्रति जो धैर्यता है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत याददाश्त एवं बोध के गुणों आदि को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में मनोविज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क विज्ञान तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन कराती है या करती है। इसके बारे में तो यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, मानसिक, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया। जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क विज्ञान तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं और तीसरी नंबर अगर हम लोग शाखा की बात करते हैं, और तीसरी नंबर शाखा का नाम है भौगोलिक। भौगोलिक मतलब यहाँ पर भौगोलिक या परिस्थितिक तत्व मुख्य रूप से संप्रेषण प्रक्रिया के पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जिसके द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते रहते हैं। भौगोलिक की बात करते हैं तो एक निश्चित क्षेत्र की बात करते हैं, तो पर्यावरण की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भौगोलिक या परिस्थितिक तत्व मुख्य रूप से संप्रेषण प्रक्रिया के पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जिसके द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते रहते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं और लेखांकन की बात करते हैं, तो लेखांकन में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अगर पूछा जाता है कि लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा क्या है, तो व्यवसाय की भाषा लेखांकन है, ठीक है। एक लिखित माध्यम संप्रेषण में एक साधन के रूप में कार्य करता है। लेखांकन पुस्तकों को खाने की, उनको वर्गीकृत करने तथा संक्षिप्तीकरण करने की एक कला भी है। तो लेखांकन पुस्तकों को खाने जो कॉलम से होते हैं उनको वर्गीकृत करने की और उनका संक्षिप्तीकरण करने की एक कला भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अंकेक्षण की, नेक्स्ट शाखा की अगर हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट शाखा का यहाँ पर नाम है अंकेक्षण। अंकेक्षण की बात करते हैं और अंकेक्षण में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण व्यवसाय की पुस्तकों एवं लेखों का पुनर्परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा विभिन्न पक्षकारों को व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान की जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं, तो 6वें नंबर की बात करते हैं भाषा की। भाषा यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं भाषा के बारे में, तो जो संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण एक वैज्ञानिक भाषा है। संप्रेषण, यहाँ पर ये संप्रेषण लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों, दृष्टिकोणों, सूचनाओं एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो संप्रेषण भाषा की बात अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी चीज़, अगर जैसे मान लो मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो वो भी एक भाषा है।
भाषा एक वैज्ञानिक जो संप्रेषण है एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों दृष्टिकोण सूचनाओं एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है। अगर हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं और नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं दर्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत शब्दों के अर्थों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात संप्रेषण में उनका प्रयोग किया जाता है। दर्शन क्षेत्र के अंतर्गत शब्दों के अर्थों का वैज्ञानिक ढंग से संप्रेषण किया जाता है, तत्पश्चात संप्रेषण प्रक्रिया में उनका प्रयोग किया जाता है। दर्शन की बात में हम लोग वैज्ञानिक मैंने आप लोगों को लिखवाया है तो थोड़ा सा करके लिखा है जिससे आप लोग अच्छी तरीके से भाषा अगर हम लोग शाखाओं की बात करते हैं संप्रेषण के क्षेत्र की बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर की बात करते हैं और नेक्स्ट शाखा की अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रक्रिया विश्लेषण भी इनकी एक शाखा है। तो प्रक्रिया विश्लेषण का एक कार्यात्मक आधार है तथा अन्य विभागों से आंतरिक संबंध होता है। इसकी मुख्य 2 भाषाएं होती हैं, लेखांकन एवं अंकेक्षण तथा कार्य विश्लेषण। तो लेखांकन एवं अंकेक्षण तथा कार्य विश्लेषण इनकी 2 भाषाएं होती हैं। और 9वीं नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्य विश्लेषण की बात करते हैं। कार्य विश्लेषण जिसे वर्क एनालिसिस कहते हैं, तो कार्य विश्लेषण प्रक्रिया जो है वो विश्लेषण की द्वितीय शाखा है। कार्य विश्लेषण सूक्ष्म अध्ययनों में सूचनाओं के विस्तृत बहाव की व्याख्या करता है। आधुनिक सूचना क्रांति के युग में अधिकांश विषयों के अध्ययन एवं उसकी गुणवत्ता संप्रेषण से प्रभावित होती है। तो मैंने आप लोगों को अगर हम लोग बात करते हैं तो संप्रेषण के क्षेत्र की बात की और संप्रेषण के क्षेत्र में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया कि संप्रेषण के क्षेत्रों को संस्थाओं को 2 विभागों में इन्होंने बांट के रखा है, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। मतलब मैंने आप लोगों को फिर उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि मार्टिन के स्टार ने संप्रेषण की निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया है। अगर हम लोग गणित की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, लेखांकन की बात करते हैं, भौगोलिक की बात करते हैं, अंकेक्षण की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं और अगर हम लोग कार्य विश्लेषण की बात करते हैं, प्रक्रिया विश्लेषण की बात करते हैं तो इन सभी शाखाओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। और ये किसने कहा है? मार्टिन के स्टार ने कहा है, उन्होंने इनको सम्मिलित किया है। अगर हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु है कि हम लोग बात करते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए पूरी बीकॉम जो है उसमें मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। विद MCQ विथ मतलब कि थ्योरी और न्यूमेरिकल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाली हैं एसपी एजुकेशन पर। तो इसको लाइक कर लीजिए और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो प्रभावी संप्रेषण के जो आवश्यक तत्व हैं, तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व हम लोगों को शामिल करने चाहिए प्रभावी संप्रेषण हो। जैसे मान लो कि अगर मुझे आपको लोगों तक अपनी बात अच्छी तरीके से पहुंचानी है तो उसमें हम लोग क्या क्या बातें शामिल करेंगे, उन बातों को हम लोग याद रखेंगे और यही प्रभावशाली होगा। अगर वो जो तत्व हैं अगर वो नहीं होते हैं तो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यवसाय उद्योग वाणिज्य के या फिर सेवा क्षेत्र, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम लोग व्यवसाय की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे वाणिज्य की बात करें, चाहे सेवा क्षेत्र की बात करें, आदि में संप्रेषण प्रक्रिया एक अपरिहार्य अंग है। चिकित्सा इंजीनियरिंग वास्तुशास्त्र नवीन शोध एवं अनुसंधान की आधारशिला है। नवीनतम संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान पर निर्भर है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह सूचनाओं का आदान प्रदान हो, नवीन संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान निर्भर किस पर है? तो निर्भर आदान प्रदान पर निर्भर है। व्यक्तिगत सामाजिक जीवन का कोई भी भाग संप्रेषण के प्रभावों से अछूता नहीं है। मतलब ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जो इसको छूता ना हो। अछूता नहीं मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर संप्रेषण से बात ना होती हो। तो इसीलिए यहाँ पर बात कही गई है कि
तो यहाँ पर संप्रेषण के जो तत्व हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है तत्व में कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभावी संप्रेषण कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संदेशों में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग लिखते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रभावी जो प्रभावी संप्रेषण को संक्षिप्त, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिख के दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा है, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जो व्यावसायिक जो संप्रेषण है वो संप्रेषण को संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त संदेश से प्राप्तकर्ता जो है वो आसानी से प्रेषक के विचार समझ सकता है। अगर मेरी बात है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को वर्ड की बात करूं, ऐसे वर्ड लूं जिससे आप लोगों को समझ में ना आए, तो इससे क्या फ़ायदा। तो अनावश्यक शब्द नहीं बोलने चाहिए, वही विचार बोलने चाहिए, वही शब्द बोलने चाहिए जो आप लोगों को समझ में आए। तो संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई अगर बात है अब कम वर्ड में, कम शब्दों में अगर किसी को समझाई जा सकती है तो वो बेटर है। तो वही प्रभावी संप्रेषण का पहला तत्व हम लोगों को समझ में आ गया। दूसरा है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संप्रेषण उद्देश्यपरक होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि संप्रेषण उद्देश्यपरक होना चाहिए, उद्देश्यपरक होना चाहिए। व्यावसायिक संदेशों में महत्वपूर्ण अर्थ सन्निहित होना चाहिए, मतलब कि अर्थ होना चाहिए। अर्थपूर्ण मतलब जैसे मान लो कोई बात अगर बोली और मान लो वो बात पूरी ना हो, ठीक है, तो पूरी ना हो तो वो अर्थपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा वो। तो इस दूसरी बात है कि अर्थपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपरक होना चाहिए। अगर हम लोग तीसरे तत्व की बात करते हैं तो पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता का यहाँ पर मतलब लिया गया है कि संदेश स्पष्ट होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण की जो विषय सामग्री है वो सदैव पूर्ण होनी चाहिए। संप्रेषण की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लिख के बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए कि संप्रेषण की विषय सामग्री पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण विषय सामग्री अनेक जटिलताओं को देती है। जो अपूर्ण होती है, अपूर्ण सामग्री, अगर हम लोग बात करते हैं अपूर्ण विषय सामग्री, अपूर्ण जो है विषय सामग्री अनेक जटिलताओं को उत्पन्न करती है और बल्कि जटिलताएं तो उत्पन्न करती ही है, साथ ही साथ संदेह की बात भी आती है यहाँ पर, संदेह है इसमें, संदेह को जन्म देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट तत्व है उसमें लिखा हुआ है शिष्टता होनी चाहिए, मतलब हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टता मतलब कि शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। अगर मान लो संप्रेषण है, अगर मुझे बात करनी है किसी को अपनी बात समझानी है तो वो शिष्टता रखनी चाहिए।
यहाँ पर मतलब शिष्टता का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि संप्रेषण सदैव शिष्ट एवं शालीन भाषा में होना चाहिए। संप्रेषण जो है, संप्रेषण की बात करते हैं, संप्रेषण सदैव, संप्रेषण सदैव, संप्रेषण सदैव शिष्ट एवं, शिष्ट एवं, शिष्ट एवं शालीन, शिष्ट एवं शालीन भाषा में, शालीन भाषा में, भाषा में किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो जो संप्रेषण है वो सदैव कैसा होना चाहिए? संप्रेषण सदैव शिष्ट एवं शालीन भाषा में किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वैचारिक लक्ष्य की बात करते हैं, जो नेक्स्ट तत्व की बात करते हैं, तो उस तत्व की बात अगर हम लोग करते हैं तो वैचारिक लक्ष्य जो है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रभावी जो संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश सदैव प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप हो। लक्ष्य मतलब कि यहाँ पर एक लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखते हैं इसमें भी अगर हम लोग थोड़ी सी बातें लिखते हैं कि प्रभावी, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण के लिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि, आवश्यक है कि संदेह कि संदेश सॉरी कि संदेश सदैव, संदेश सदैव प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप, के अनुरूप होना चाहिए, के अनुरूप होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण सदैव दूसरों के लिए विचार, दूसरों के लिए जो विचार है वो होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रभावी संप्रेषण दूसरों की भावनाओं को एवं परिस्थितियों को, दृष्टिकोणों को ध्यान में रखे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग वैचारिक लक्ष्य की बात करते हैं तो यही एक बार फिर से लिख दिया है, ये टाइपिंग कॉपी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपयुक्तता की। उपयुक्तता की बात अगर हम लोग करते हैं और यही हम लोगों का एंड है, हम लोगों का यहाँ पर उपयुक्तता की बात अगर हम लोग करते हैं तो संदेश जो है, संदेश के प्रेषक का माध्यम जो है वो उपयुक्त मतलब अधिकृत होना चाहिए। तो संदेश, संदेश के प्रेषण, संदेश के प्रेषण का माध्यम, प्रेषण का माध्यम, प्रेषण का माध्यम उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब यहाँ पर अधिकृत, अधिकृत होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए ताकि मिथ्या धारणाएं जन्म ना ले सकें, ताकि, ताकि मिथ्या, मिथ्या धारणाएं, मिथ्या धारणाएं जन्म ना ले सकें, जन्म ना ले सकें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें आज बताई हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि संप्रेषण के क्षेत्र बताए हुए हैं, और संप्रेषण के क्षेत्र बताने के बाद मैंने आप लोगों को मार्टिन के स्टार्ट ने संप्रेषण की निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया है। उन्होंने गणित, मनोविज्ञान, भौगोलिक, लेखांकन, अंकेक्षण, भाषा, दर्शन, कार्य विश्लेषण, प्रक्रिया विश्लेषण आदि को सम्मिलित किया है। प्रभावी संप्रेषण के जो तत्व की बात करते हैं तो प्रभावी संप्रेषण के जो तत्व हैं उनमें संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कि संप्रेषण ऐसा होना चाहिए जिसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए कि विषय सामग्री पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण जो है सामग्री अनेक जटिलताओं को जन्म देती है और साथ ही साथ संदेह को भी
जन्म देती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, शिष्टता होनी चाहिए कि संप्रेषण सदैव शिष्ट एवं शालीन भाषा में किया जाना चाहिए। वैचारिक लक्ष्य होने चाहिए। उसके बाद उपयुक्तता होनी चाहिए, मतलब कि प्रत्येक सुसंदेश है उसको उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आज की क्लास में मैंने आप लोगों को संप्रेषण के जो तत्व हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया और आप लोगों को उनके क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है एसपी एजुकेशन, तो आप अपने चैनल एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा और पूरी कम्युनिकेशन की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। चाहे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, चाहे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, चाहे हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें। मैंने आप लोगों को बहुत सी क्लासें पहले ही करा दी हैं। चाहे हम लोग टीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग पीजीटी की बात करें, चाहे हम लोग ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स की बात करें, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को ये भी क्लासें मिलने वाली हैं। ईएमआरएस जो है कॉमर्स की क्लासें मिलने वाली हैं। बिजनेस स्टडी की बात भी हम लोग करते हैं। हम लोग सभी सब्जेक्ट, कॉमर्स में जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट की बात करते हैं। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीआरएफ की क्लास भी आप लोगों को बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ। अनुबंध क्या होती हैं, व्यर्थ अनुबंध क्या होते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध क्या होते हैं, सारी की सारी क्लासें मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में कराने वाला हूँ। अंकेक्षण की भी क्लासें आप लोगों की जो रह गई हैं उनको भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।